बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि कल का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज का हमारा है चैप्टर नंबर 2। आज हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट है जी कार्बोहाइड्रेट्स। लिटरल मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज द हाइड्रेटेड कार्बन्स। कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेटेड कार्बन से ड्राइव किया गया एक वर्ड है। हाइड्रेटेड कार्बन्स का मतलब ये होता है कि कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होके एक कंपाउंड बना देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी खुराक का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दे आर कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है जो कि ये तीनों मॉलिक्यूल मिलकर आपस में कार्बोहाइड्रेट का एक पूरा बड़ा कंपाउंड बना देते हैं। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ द सेम एज इन वाटर। इन मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है या उनकी जो रेशियो होती है वो बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह पानी में है। इनके जिस तरह एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, यानी कि 1:2 का बैलेंस चल रहा होता है कि ऑक्सीजन की 1 हिस्सा होगा तो हाइड्रोजन के 2 हिस्से होंगे। इस तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट्स में सेम कंपोजिशन चल रही होती है कि जिस तरह हाइड्रोजन डबल होंगे और ऑक्सीजन उनका हाफ होगी। जनरल फार्मूला इज CxH2O। यहाँ पर C कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, X इज अ होल नंबर फ्रॉम 3 to many thousand, यानी कि कार्बन 3 से लेके थाउजेंड्स तक पहुंच सकते हैं, थाउजेंड तक जा सकते हैं। फिर इसके बाद H2O है और इसका जो नंबर है H2O का वो Y होता है। दिस में बी सेम टू द कार्बन और मे बी डिफरेंट होल नंबर, यानी कि ये भी कोई सेम होल नंबर भी हो सकता है और डिफरेंट होल नंबर भी हो सकता है कि अगर कार्बन 3 है तो H2O भी 3 होंगे और फिर हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C3H6O9O3 बन जाएगा। जैसा कि हम इस एक एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर CnH2O रिप्रेजेंट किया गया है और अगर हम इस होल इक्वेशन में n इज इक्वल टू 6 ले लें तो फिर C6H12O6 बन जाता है जो कि ग्लूकोज का फार्मूला है। लेकिन जब हम डाइसैकराइड या पॉलीसैकराइड्स की बात करते हैं तो ये X और Y डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि सुक्रोज के केस में हम नेक्स्ट इस पेज पे ये फार्मूला देख सकते हैं सुक्रोज का। तो यहाँ पर अगर 11 से कार्बन का X जो है वो 12 है और बाहर 11 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, 11 1 ज़र 11, ऑक्सीजन 11 है और सुक्रोज में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डबल है यानी कि 22। तो इस तरीके से इसके जनरल फार्मूला को डिज़ाइन किया गया है। Now the chemical composition of the carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल कंपोजिशन क्या है? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं या फिर इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन कंपाउंड में बहुत सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इन कंपाउंड्स में एक फंक्शनल ग्रुप के बाद बाकी तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच हुए होते हैं। जो फंक्शनल कार्बन है वो एल्डिहाइड ग्रुप भी कैरी कर सकता है और कीटोन ग्रुप भी कैरी कर सकता है। जैसा कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप में C डबल बॉन्ड O और H होते हैं, यानी कि एक कार्बन की 4 वैलेंसी है तो 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसीज ऑक्सीजन के साथ अटैच हुई होती हैं, कार्बोनाइल कार्बन बन जाता है। बाकी जो 2 वैलेंसीज बच जाती हैं उनमें से एक के ऊपर हाइड्रोजन कंपलसरी अटैच होगा और दूसरी साइड पे कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है। लेकिन कीटोन में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होती। कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन ऐसे ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहेगा और राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे कोई भी कार्बन ग्रुप अटैच हो सकता है, लेकिन एल्डिहाइड में एक साइड पे हाइड्रोजन का होना मस्ट है। ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स। जब हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स देते हैं, यानी कि ये बने चूंकि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट से हैं तो जब इनको तोड़ा जाएगा तो भी ये कीटोन और एल्डिहाइड ही बनाएंगे जिनके साथ बहुत से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच होंगे।
अब हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर वंस यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। हम हाइड्रोलाइसिस में, हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, यानी कि ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हम बड़े मॉलिक्यूल्स को वाटर मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल करते हुए छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, इनसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। जैसे कि हम नीचे एक एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास एक सुक्रोज शुगर है C12H22O11, इसका जनरल फार्मूला है। और ये टेबल शुगर भी कहलाती है, जिसे हम आम घर में इस्तेमाल करते हैं चीनी मीठा डालने के लिए, या जो भी हम घर पे चीनी यूज़ करते हैं, दैट इज़ सुक्रोज। अब सुक्रोज में दो यहाँ पर हमें कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं, एक ब्लूइश कलर में है और एक पिंकिश कलर में है, और ये दोनों आपस में एक बॉन्ड के ज़रिए अटैच हैं। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसे वाटर प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और साथ ही साथ हमें या तो डाइल्यूट HCl या फिर सुक्रेज एंजाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो सुक्रोज को चेंज कर देगा इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, जबकि फ्रक्टोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो इस तरीके से हमें बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन यूनिट मिला और एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यूनिट मिला। नेक्स्ट हमारे पास इनकी अकरेंस आ जाती है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। दे अकर अबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदारों में बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं। फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दीज सेल। इन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट लाजमी पाए जाते हैं, उसके अलावा उनके तमाम सेल के तमाम हिस्सों में तकरीबन कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। जैसे कि हम ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, और हम ग्लूकोज के बारे में पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लूकोज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट हर सेल के लिए बहुत नेसेसरी है। इनकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई हैं। द सेलुलोज ऑफ वुड, वुड की सेलुलोज, कॉटन या फिर पेपर। हम पढ़ते हैं जी कि लकड़ी में जो सेल वाल होती है, वो उसके अंदर जो सेल्स हैं प्लांट की, सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा कॉटन, जो हमारे पास रुई होती है, वो प्योर सेलुलोजिक फॉर्म है, वो सेलुलोज के फाइबर से मिलकर बनती है। इसी तरह जब पेपर बनाया जाता है तो इसमें भी लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है या फिर घास फूस को इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी सेलुलोज इस्तेमाल होता है। यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल है, जिसमें बहुत से छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में अटैच हुए हैं, और ये इनके दरमियान एक ख़ास किस्म का लिंकेज होता है, जिसकी वजह से ये सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी चेन है जो कि सेलुलोज बना रही है। स्टार्च इन सीरियल्स एंड रूट ट्यूबर्स, स्टार्च को हम आम जुबान में नशास्ता भी कहते हैं। ये सीरियल्स में पाया जाता है, अनाज जिसमें आ जाता है गंदम, मकई, चावल, बाजरा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा रूट ट्यूबर्स, जो ज़मीन के अंदर ट्यूबर्स पाए जाते हैं, जैसे कि पोटैटो है, या फिर और भी हम जो कोई ट्यूबर्स खाते हैं ज़मीन में से, उनके अंदर ये स्टार्च पाई जाती है। और स्टार्च का फार्मूला ये यहाँ पर हमें दिया गया है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ये 5th कार्बन ऊपर की जानिब है, और इसमें एक 5th कार्बन ऊपर और एक नीचे की जानिब है, यानी कि लिंकेज में डिफरेंस है। केन शुगर गन्ने में भी ये पाया जाता है। मिल्क शुगर, दूध में भी चीनी होती है, उसमें भी ये पाया जाता है। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट हमारे लिवर में पाए जाते हैं, और ये इन दोनों से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये ब्रांच्ड होते हैं, इनमें ब्रांचेस मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इनके सोर्सेज। द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ग्रीन प्लांट्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम जब भी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़ते हैं या हम लिखते हैं तो उसमें हम हमेशा ग्लूकोज का कंपाउंड बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं लीव्स में जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक प्लांट है, इसके लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ पर लाइट एनर्जी आती है, ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है, वाटर यहाँ ऑलरेडी यहाँ से कैरी कर लिया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें जब यहाँ पहुँचती हैं तो क्लोरोफिल इनके साथ हेल्प करके इनकी यहाँ पे लाइट और डार्क रिएक्शन होंगे फोटोसिंथेसिस के, और उसके नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट बन के पत्ते में रह जाएंगे। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनते हैं और ये सबसे बड़ा मेजर सोर्स हैं। सो रोल क्या है इनका, या ये क्या हमारी ज़िंदगी में फंक्शनल प्ले कर रहे हैं? दे प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स। ये हमारी ज़िंदगी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, मतलब बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी की कार्बोहाइड्रेट की वजह से बनी हुई होती हैं और इनका बहुत सारे ये हमारे अंदर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी हेल्प करती हैं। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स। सेल में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही है, क्योंकि ग्लूकोज जो है, हम जो भी रेस्पिरेशन करते हैं जब भी हम उसमें ग्लूकोज हमें एज अ मेन एनर्जी सोर्स तो उसकी ब्रेकडाउन की जाती है। मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल्स इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट में से सेलुलोज जो है ये सेल वॉल की प्लांट्स की सेल वॉल में पाई जाती है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काइटिन पाया जाता है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। दे प्रोड्यूस अदर कंपाउंड्स ऑफ प्लांट बाय वेरियस केमिकल चेंजेस। इनमें डिफरेंट केमिकल चेंजेस होती हैं और यही कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट लिपिड या फिर किसी और कंपाउंड में जैसे प्रोटीन वगैरह में चेंज हो जाएंगे। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल वो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें दो डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल आपस में अटैच होके एक नया कंपाउंड या एक नई कैटेगरी बना देते हैं। जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के और प्रोटीन्स के साथ अटैच हुए हुए हैं। तो कंबाइन विद प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू मेक ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड रिस्पेक्टिवली। जब ये प्रोटीन यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर है जिसमें ये लिपिड बाय लेयर शो की गई है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोटीन्स हैं। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होती है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है, और जब ये लिपिड के साथ अटैच होती है तो ये ग्लाइकोलिपिड बनाती है। हैव स्ट्रक्चरल रोल इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। जब ये जानवरों की एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उसमें ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है, दैट मीन्स कि जो हमारा ये सेल की सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर जो यहाँ पर मैट्रिक्स मौजूद होगा, उस मैट्रिक्स के अंदर या उस लिक्विड के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होंगे और ये डिफरेंट चीज़ों को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि बैरूनी साइड पे जो फाइबर्स मौजूद होंगी ये उनको बनाएंगे। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल वॉल भी ये बनाते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल में भी ये पेप्टाइडोग्लाइकन बनाते हैं जिसमें प्रोटीन्स के साथ ही अटैच हुए होते हैं और उसका भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ने ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाया हुआ है, तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसके अलावा ये सेल के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं और ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लिपिड्स, हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। अब लिपिड्स जो हैं ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये हेट्रोजीनस कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स पाए जाते हैं लेकिन मेन ग्रुप उनमें फैटी एसिड होता है। दीज इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। इनमें फैट्स आ जाती हैं जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर पाई जाती है, जिसको हम आम जुबान में चर्बी भी कहते हैं। ऑयल जिसमें तेल आ जाता है, जैसे हम खाना पकाने का तेल इस्तेमाल करते हैं या सर में लगाने के लिए तेल यूज़ करते हैं। इसके अलावा वैक्सेस आ जाती हैं। वैक्सेस मोस्टली फलों के ऊपर या पत्तों के ऊपर मौजूद होती हैं, शाइनी लेयर्स होती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में पाया जाता है जो हमारी मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद होता है, और इसके अलावा लीवर भी कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है, और इस तरह के रिलेटेड कंपाउंड, इनसे मिलते जुलते कंपाउंड यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम लिपिड की सोलबिलिटी की बात करें तो दे आर इनसोलबल इन वाटर। ये पानी में हल नहीं होते, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये
पानी के अंदर लिपिड को डाला गया है तो लिपिड इसकी सतह में तैर रहा है, इसके मॉलिक्यूल इसके साथ डिसॉल्व नहीं हो रहे, ये इसमें हल नहीं हो रहे। They are soluble in organic solvents such as ether, alcohol, chloroform and benzene. ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोलोबल होते हैं, जैसे कि ईथर हो गया, अल्कोहल शराब हो गई, क्लोरोफॉर्म हो गया या बेंजीन हो गई, या इसके अलावा पेट्रोल में भी, चूंकि वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसके अंदर भी ये डिसॉल्व हो जाते हैं। केमिकल नेचर, दे आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। हाइड्रो मीन पानी, फोबिक डरते हैं, कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि पानी से डरते हैं। पानी में ये डिसॉल्व नहीं होते बल्कि पानी से दूर भागते हैं। जैसे हम देखें तो दूध में भी हम इस चीज़ को बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दूध के ऊपर जो है सारे ऑयल मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाते हैं और नीचे पानी रह जाता है। तो इस तरह ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, पानी से परे भागते हैं। The function of lipids are cellular membranes. They are the component of cellular membranes. ये cellular membranes के component हैं। They store energy. Higher proportion of carbon hydrogen bonds are very low of proportion of hydrogen. अब ये सेलर मेम्ब्रेन के कंपोनेंट है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है यहाँ पर मौजूद है और ये सेलर मेम्ब्रेन की मेजर कंपोनेंट है, इसकी वजह से ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और चूंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते इसलिए ये मेम्ब्रेन को स्टेबल रखने के काम आते हैं, इसको कायम रखने के काम आते हैं। फिर इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई होती है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है। इससे मुराद ये है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन ऑक्सीजन। अगर हम केमिकली कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी बनिस्बत कार्बन ऑक्सीजन के, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने से कम एनर्जी मिलती है। और अगर हम इसी एक लिपिड की और एक कार्बोहाइड्रेट की सेम मिकदार को कंपेयर करें तो हमें लिपिड की अंदर से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती हुई मिलती है, डबल अमाउंट के करीब होती है ये। उसकी रीज़न ये होती है कि जो लिपिड हैं इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की निस्बत मिकदार ज़्यादा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, इस वजह से ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इंसोलेशन, प्रोवाइड इंसोलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। इंसोलेट करते हैं यानी कि ये हवा से या फिर टेम्परेचर के अगेंस्ट जो है ये बॉडी को बचाते हैं हमारे जिस्म के अंदर। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक स्किन की लेयर शो की गई है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे एक लिपिड की लेयर है और लिपिड के बाद अगेन एक डर्मस की लेयर है और उसके बाद फैट्स हैं। तो यहाँ पर जब वही टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है तो वो हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कम या ज़्यादा नहीं करता। उसकी वजह ये है कि ये लिपिड्स इंसुलेट का काम करते हैं, ये वहाँ से हवा टेम्परेचर को अंदर नहीं जाने देते और ना अंदर से हीट बाहर आने देते हैं, ट्रांसफ़र नहीं होने देते या कंडक्शन नहीं होने देते। हीट के लिए ये अच्छे कंडक्टर नहीं है, इसलिए अंदर की हीट को ये अंदर रखते हैं और बाहर की हीट को बाहर रखते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। लिपिड्स के फंक्शन क्या हैं? दे आर वाटर प्रूफ मटेरियल। ये वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पे काम करते हैं, मतलब जिस जगह पे हम चाहते हैं कि पानी का कोई रिएक्शन ना हो वहाँ पे हम लिपिड को या ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, इसलिए वो वहाँ पे स्टेबलाइज रहती हैं और सेल की शेप मेंटेन रहती है। अदरवाइज़ अगर वो लिपिड से ना बनी हो तो वो पानी में डिज़ोल्व हो सकती हैं और इस वजह से फिर सेल की जो बाउंड्री है वो ख़त्म हो जाएगी। एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर दे मेक, ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर भी बना देते हैं, जैसे कि वैक्सेस हैं। वैक्सेस पाई जाती हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में, इसके अलावा ये लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स वगैरह में पाई जाती हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये विद वैक्स हमें एक सेब दिखाया गया है जिसके ऊपर एक शाइनी लेयर है, जबकि वैक्स के अलावा भी ये एक दिखाया गया है सेब। तो इसमें क्या है कि अगर वैक्स होगी तो इनको एक तो शाइन मिलेगी, दूसरा वैक्स इन्हें माहौल के हार्मफुल इफेक्ट से बचाएगी। इसके अलावा क्यूटिन है, क्यूटिकल ऑफ लीफ
ऑफ एपिडर्मिस ऑफ सम प्लांट्स ऑर्गन, ये कुछ लीफ पे या फिर कुछ प्लांट ऑर्गन्स पे क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक लीफ है, इसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर है, ये इसको माहौल से बचाती है, ये भी शाइन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर तेज़ हवाओं से इसको प्रोटेक्ट करती है। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन देखें तो दीज आर असाइल ग्लिसरोल्स, जिन्हें हम ट्राई असाइल ग्लिसराइड भी कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ट्राई ग्लिसराइड शो किया गया है, जिसके साथ 3 चेन्स लगी होती हैं फैटी एसिड की और एक ग्लिसरोल का मॉलिक्यूल होता है। इसके अलावा दे में भी वैक्सेस, ये वैक्सेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे ये वैक्स शो की गई है। और फॉस्फोलिपिड्स भी हो सकते हैं, जिसमें एक हेड और 2 टेल्स होती हैं। और इसके अलावा ये स्फिंगोलिपिड्स भी हो सकते हैं। ग्लाइकोलिपिड जो हमने पीछे पढ़ा, ये ग्लाइको का वर्ड हम यूज़ कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट के लिए, और लिपिड लिपिड के लिए, कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट आपस में अटैच हुए होते हैं। इसके अलावा ये टर्पिनॉइड लिपिड्स भी हो सकते हैं, जिसमें कैरोटिनॉइड्स और स्टेरॉइड शामिल हैं। स्टेरॉइड्स का फार्मूला ये है, जो कि कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला यहाँ पे शो किया गया है। कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सेल। सेल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो प्रोटीन है। इसकी एक वजह ये भी है कि इंजाइम्स, चैनल्स और जितनी भी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होती है वो प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सेल में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स मेम्ब्रेन में भी मौजूद हैं और इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इस वजह से ये सेल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं। अक्रेंस, ऑल टाइप ऑफ सेल इन ऑल पार्ट ऑफ द सेल, ऑलमोस्ट तमाम सेल्स में और तमाम सेल के तमाम हिस्सों में ये पाए जाते हैं, क्योंकि एंजाइम हर जगह पे वर्किंग कर रहे हैं। Function, their dry weight is comprised of over 50% of the total dry weight of the cell. अगर हम सेल को ड्राई कर लें और ड्राई करने के बाद उसका वेट करें तो उसमें से हमें तकरीबन 50% प्रोटीन मिलेगा और बाकी की 50% हिस्सा दूसरी चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, यानी कि आधा सेल ये बनाते हैं। अगर ड्राई वेट को देखें, उसमें से पानी को निकाल दें। सेल स्ट्रक्चर, दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ये सेल की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिस तरह के मेम्ब्रेन्स में ये शामिल होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम बनाते हैं ये, और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में ये शामिल हैं। एंजाइम्स और प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स हम देखते हैं तमाम के तमाम ही प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन तमाम प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते, यानी कि कुछ प्रोटीन्स जस्ट स्ट्रक्चरली सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं और वो एंजाइम नहीं होते, लेकिन जितने भी एंजाइम हैं वो तमाम के तमाम प्रोटीन्स हैं। दे कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, एंजाइम का ये काम भी है कि सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, ब्रेकिंग डाउन या फिर सिंथेसिस, वो तमाम एंजाइम्स उसको कंट्रोल करता है। जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि कुछ प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, ये अंदर से मॉलिक्यूल बाहर की जानिब भेजते हैं, और कुछ रिसेप्टर का काम करते हैं कि अगर बाहर से कोई पैगाम आया है तो उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद सेल के अंदर ये फिर डिफरेंट इम्पल्सेस को कैरी करते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो किसी एक रिएक्टेंट को दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करने के काम आते हैं। इसके अलावा ये एंकरिंग के काम आते हैं, यानी कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के काम आते हैं सेल की मेम्ब्रेन को। प्रोटीन के फंक्शंस आ जाते हैं। हार्मोन्स, प्रोटीन भी हमारे पास मौजूद हैं बॉडी में, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रन करने में हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं उनको। इनमें इंसुलिन आ जाती है। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो एज अ हार्मोन एक्ट करती है, और ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को मेंटेन करती है। ट्रांसपोर्ट वर्क एज कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट्स स्पेसिफिक सब्सटेंसेस सच एज लिपिड, मेटल आयंस, ईटीसी, और ये कैरियर के तौर पे भी काम करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होती हैं वो भेजते हैं इनको। इसके अलावा स्पेसिफिक सब्सटेंसेस जैसे कि लिपिड, मेटालाइंस वगैरह हैं, उनको भी ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अगर ट्रांसपोर्ट करवाना हो तो हीमोग्लोबिन के ऊपर उसे अटैच करवा दिया जाता है, जैसा कि हमारे पास ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ दो अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स मौजूद हैं। इसके अलावा इसके ऊपर आयरन अटैच हुई है, आयरन के साथ ऑक्सीजन को अटैच कर दिया जाता है। फिर ये ऑक्सीजन को कैरी करके
ब्लड में ले जाती है। देयर आर एंटीबॉडीज, दे डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस। हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं जो प्रोटीन इन नेचर होती हैं, ये बॉडी को पैथोजेंस यानी कि जरासीम से बचाती हैं। फंक्शन में अगेन ब्लड क्लॉटिंग आ जाती है। जब हमारे कहीं पे कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ से ब्लड को ये प्रिवेंट करते हैं, उसके लॉस को। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कट लग गया है तो ब्लड वेन से या फिर वेजल से बाहर की तरफ आ रहा है। ये एक ब्लड वेसल टूट गई है, यहाँ पर प्लेटलेट्स भी मौजूद हैं और रेड ब्लड सेल बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए ब्लड जो है वो बाहर निकलता आ रहा है। तो यहाँ पर एक प्रोटीन होती है जिसका नेम है फिब्रिन। ये फिब्रिन क्या करती है कि ये प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करके क्लॉट्स यहाँ पर बना देती है, इनको यहाँ पे ये बाइंड कर देती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। मूवमेंट में भी ये हेल्प करते हैं ऑर्गन्स की, ऑर्गेनिज्म की, और स्पेशली क्रोमोसोम की ड्यूरिंग एनाफेज और सेल डिवीजन। जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो उसमें एनाफेज के दौरान प्रोटीन्स होती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं और ये क्रोमोसोम को अलग अलग ऑपोजिट पोल्स की तरफ भेजने में हेल्प करती हैं। अगर हम प्रोटीन की कंपोजिशन की बात करें, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो